मैं अक्सर सोचा करती थी कि अल्लाह मेरी दुआएं कैसे कबूल करेगा। मुझे तो दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता। ना अल्फाज ज़बान पर ठहरते हैं, न जज्बात बयान करने आते हैं। टूटी फूटी सी सदाएं, आधी अधूरी दुआएं। मुझे तो ये भी कहना नहीं आता कि या अल्लाह मैं तकलीफ़ में हूँ। मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं रहती कि ये कह सकूँ या अल्लाह आपके बंदों ने बहुत दिल दुखाया है। ये ज़ार ज़ार बहती हुई आंखें और ये कपकपाती हुई ज़ुबान तो कभी कभार इतना भी मौका नहीं देती कि कुछ मांग सकूं, मगर फिर भी अल्लाह हर दुआ सुन लेता है। वो अनकहे अल्फाज जो मैं कहती नहीं वो समझ लेता है। मेरी कपकपाती हुई ज़ुबान का दुख जान लेता है। उसको बहुत पसंद है जब उसका बंदा उसके दर पर आकर रुकता है, और वो तो उन दुआओं को भी रद्द नहीं करता जो 3 साल का छोटा सा बच्चा अपनी तोतली ज़बान में कहता है। वो ज़बान जो माँ और अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी पुकार रद्द करे? कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी सदा को नज़रअंदाज कर दे? वो तो दिलों का महरम है, दिलों का हाल जानता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। भाई इस बार तो जब से सर्दी स्टार्ट हुई है ना, लाहौर धुआं धुआं ही नज़र आ रहा है। लाहौर की सर्दी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस बार लाहौर में इतनी सर्दी पड़ रही है ना कि वो जो बारिश का पानी है ना वो बादलों में ही फ्रीज हो गया है, और बारिश खुद सर्दी से कपकपा रही है, इसलिए बरसने का भी नाम नहीं ले रही। और सर्दियों में तो दिन भी इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ना कि अगर आप किसी एक काम के लिए भी घर से निकल जाए ना, बस आपका पूरा दिन गया। आज जुमे का दिन था, सुबह की मेरी वही रूटीन थी। सुबह में उठ के मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, नमाज अदा की, फिर मैं दोबारा सोने की तैयारी कर रही थी कि चलें थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़रा सर्दी को इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन एक तरफ से वोट को इज्जत दो के गाने लग गए और दूसरी तरफ बनेगा नया पाकिस्तान के नारे बुलंद होना शुरू हो गए। अब दोनों साइडों के लोग इतने बढ़ चढ़ कर नारे लगा रहे थे ना कि मुझे तो खौफ लाहक हो गया कि कहीं ईंट उठा के एक दूसरों के सर पर ही ना मार दें। वैसे जितने जोरों शोर से वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे ना, मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी सबसे ऊपर वाली छत पर जाऊं और उन्हें मैं कहूं कि सब कुछ बंद कर दे, पहले मेरी बात सुने। जब तक आप लोग हमें सुई गैस नहीं देंगे ना, तब तक हमने किसी को भी वोट नहीं देना। लेकिन मैंने अपने जज्बात को खुद ही काबू में कर लिया, ये सोच के कि उन्होंने कौन सी मेरी बात सुन लेनी है। खैर जी, इलेक्शन कैंपेन तो जोरों से चल रही थी, लेकिन मुझे कॉलेज आना था। वैसे मेरा दिन बहुत ज्यादा बुरा स्टार्ट हुआ था। फिर मेरी अम्मी मुझे गुस्से में छोड़कर चली गई है। मैंने अम्मी के सामने अलमे बगावत बुलंद कर दिया कि अब मैं मजीद किसी के आगे चाय का ट्रे नहीं लेकर आऊंगी, तैयार नहीं होंगी तो आइंदा के बाद आप जरा बाज आ जाए मेरे से पंगा लेने से। फिर अम्मी ने भी अपने मशरकी माँ होने का सबूत दिया। जैसे वो अक्सर बच्चों को कहती है ना कि जाओ फलां सौदा ले आओ, और बच्चा ना जाए तो माँ कहती जरा मेरी चादर पकड़ाना, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो अम्मी ने भी अपने उसी हक को इस्तेमाल किया, शॉपर के अंदर कपड़े डालती जा रही थी। हालांकि लास्ट में शॉपर भी फट गया। मैंने कहा अम्मी बैग में कपड़े डाल लें। आगे उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो गई, उनकी अना आड़े आ गई कि भाई ये बैग आपने लेकर दिया था, मैंने इसमें भी कपड़े नहीं डालने, ये भी मेरी तौहीन है। आप तो मेरी बेटी ही नहीं हो, आप मीठी मीठी हो, जाओ जाकर अपने चैनल पर काम करो, अपनी मर्जी करो, आपको मुस्तकबिल बनाना है, हम तो आपके दुश्मन बैठे हुए हैं। और साथ में फुल खूनख्वार नजरों से मुझे देख रही थी। मैं उन्हें मुसलसल समझा रही थी, लेकिन अम्मी ने नहीं समझना था तो नहीं समझना था। मेरे भतीजे को कॉल करके कहती मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। वो भी एकदम से हैरान हो गया कि अम्मी को क्या हुआ है। कहते हैं अम्मी खैरियत है। बस फिर जो बाकी रहा सहा गुस्सा था जो वो मुझ पे नहीं निकाल सकी ना, वो अम्मी ने उस पे निकाल दिया। तो पूरी कहानी का लुबे लुबाब ये है कि अम्मी अब भाई के घर चली गई हुई है। मैंने आज भी कॉल की थी कि आ जाएं वापस, लेकिन नहीं मान रही हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में फिर कोशिश करूंगी कि जाकर ले आऊं, नहीं तो अपना भी बोरिया बिस्तरा पैक करके ना उनके पीछे ही चली जाऊंगी। लेकिन उम्मीद है कि समझ जाएंगी। अभी वक्ती गुस्सा है तो बस गुस्सा दिखा रही थी मुझे, लेकिन जब उन्हें मेरी सिचुएशन समझ में आएंगी, बाकी सभी चीजों पर वो ठंडे दिमाग से सोचेंगी, तो इंशाल्लाह फिर वो मेरी भी पॉइंट को गेट कर लेंगी। अब वो माँ के नजरिए से सोच रही हैं, जबकि मैं दुनिया वालों के हालात देख कर फैसला कर रही हूँ। पहले पुराने वाले घर में थे तो तब भी लोग आकर बातें करते थे, आपकी गली गंदी है, आपका घर टूटा फूटा है। अब घर चेंज कर लिया है तो यहाँ पर आकर भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, आपका घर रेंट का है, अपना घर क्यों नहीं लिया है। अगर आप लोग रेंट पर रह रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लोग गरीब हो, तो फिर बेटी को कुछ नहीं दे सकोगे, और अगर आप लोग अपनी बेटी को कुछ नहीं दोगे तो हमारे बेटे का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। तो हम अपने बेटे का मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद है ना, तो उन अच्छों की असलियत ना शादी के बाद नजर
नजर आ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलें जी, मुश्तरका तौर पे दुआ करें कि अम्मी का गुस्सा उड़न छू हो जाए और वो वापस आ जाए। फिर सभी लोगों ने जिन्होंने उनके लिए मैसेजेस दिए ना, उनके मैसेजेस मैं उनको दे दूंगी। फिलहाल आप लोगों के मैसेजेस भी पेंडिंग पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जी मेरी स्टोरी के दरमियान में मेरी क्लास भी खत्म हो चुकी थी। मैं घर वापस जा रही हूँ और यहाँ पर मैंने रूम सेट किया है। सर्दी इतनी है ना कि सिंगल कंबल में गुजारा नहीं हो रहा, तो कंबल भी मैंने डबल कर दिए। अम्मी को मैं बड़ा मिस कर रही थी, इसलिए मैं नबीहा को आज अपने साथ लेकर सोऊंगी। और जब भी मैंने वॉइस ओवर करना हो, मेरे पीछे फेरी वाला ना आए। ऐसे हो कैसे सकता है? फेरी वालों को फौरन पता चल जाता है कि मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ। यानी कि अगर इनकी आवाज मेरे व्लॉग में नहीं होगी ना, तो मेरे व्लॉग की शानो शौकत ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए जी, इनको मौका देते हैं कि ये जरा अपना काम कर लें। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।